Friends, welcome back to my channel Love Political with Miss Anita Singh. I am your Anita ma'am who is going to teach you political science. Today I will start the second chapter of pol science which is the end of bipolarity. मतलब कि आज हम दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, जैसे ही हम बायोपोलैरिटी खोलते हैं उसमें बर्लिन वॉल के बारे में बताया गया है। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन थी बाद डिसइंटीग्रेशन होने लगा सोवियत यूनियन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोवियत यूनियन या व्हाट इज यूएसएसआर। हम लोग कोल्ड वॉर चैप्टर में पढ़े थे सोवियत यूनियन के बारे में, तो आज हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे। सोवियत यूनियन में 15 देश शामिल थे और यही 15 देश मिलाकर सोवियत यूनियन बनता है। आइए हम 15 देश के नाम देख लेते हैं। पहला जो है हमारा नॉर्वे है, उसके बाद है फिनलैंड, उसके बाद है एस्टोनिया, उसके बाद लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, चीन, मंगोल, उत्तरी कोरिया और जो हमारा लास्ट है वो है रूस है। जो रशिया के साथ और भी 14 देश शामिल थे, यही सब मिलकर सोवियत यूनियन बनाते थे। जब इन्होंने वार्सा पैक्ट को साइन किया तब ईस्ट यूरोप की जितनी भी कंट्री है सब इसके अंदर ऐड हो जाती है, तो इसे ही हम सोवियत यूनियन कहते हैं। अब क्या हुआ, जब बर्लिन वॉल टूटी तो यहीं से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब डिसइंटीग्रेशन का मतलब है सोवियत यूनियन में जितने भी देश शामिल थे वो लोग चाहते थे कि हम अब सोवियत यूनियन को ज्वाइन ना करें और सब लोग अपनी अपनी फ्रीडम की डिमांड करने लगे। स्टडी बर्लिन क्या है? बर्लिन हमारी जर्मनी की कैपिटल है और जर्मनी के अंदर एक डिवीजन हो रखा था थ्रू अ वॉल। यह डिवीजन शहर को बीचों बीच हो रखा था। एक साइड हमारा ईस्ट बर्लिन था और एक साइड वेस्ट बर्लिन। जो ईस्ट बर्लिन था वो सोवियत यूनियन का था जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलता था और हमारा जो वेस्ट बर्लिन है वो यूएसए का था जो हमारा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। अब यहाँ पे बात आता है कि बर्लिन वॉल कब बनी। यह एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। बर्लिन वॉल 1961 में बिल्डअप हुई और यह 150 किलोमीटर लंबा है। और अब बात आती है कि यह कब टूटी। यह तब टूटी जब बर्लिन के लोगों को लगा कि हमें कम्युनिस्ट का साथ नहीं देना है, हमें सोवियत यूनियन का साथ नहीं देना है। तो फाइनली 8 नवंबर 1989 को बर्लिन के लोगों ने बर्लिन वॉल तोड़ दी। इससे बगावत शुरू हो गई सोवियत यूनियन के खिलाफ। इट वॉज द हाई पॉइंट ऑफ बर्लिन वॉल और इसी को हम लोग द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी कहते हैं। फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बेसिक हम लोग जो पढ़े थे कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर जब टू सुपर पावर होती है तो उसे ही हम कोल्ड वॉर कहते हैं और इसी चीज को हम बायोपोलैरिटी भी कहते हैं। सुपर पावर थी, एक थी हमारी यूएसए और एक थी हमारी यूएसएसआर। जब यूएसएसआर खत्म हो गई तो अब बच गया यूएसए, तो इसे ही हम एंड ऑफ बायोपोलैरिटी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सोवियत सिस्टम। क्या था सोवियत यूनियन में कि वह एक अमेरिका को टक्कर दे रही थी और ऐसा क्या हुआ कि यह सोवियत यूनियन खत्म हो गया। सो लेट स्टडी। सोवियत यूनियन 15 देशों का समूह है जिसको हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक कहते हैं और इसी को हम यूएसएसआर भी कहते हैं। अब एग्जाम में आता है इसका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। यू कैन राइट यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। सारे के सारे देश कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं। इनके आइडियोलॉजी में सब कुछ गवर्नमेंट होल्डिंग का होता है, जैसे कि स्कूल भी है तो गवर्नमेंट का, इंडस्ट्री भी है तो गवर्नमेंट का, घर भी है तो गवर्नमेंट का, सब कुछ गवर्नमेंट होल्डिंग होता है, प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं होता है। कब बना था? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन रशियन रेवोल्यूशन। क्लास 9 में हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े थे और इसके बाद ही सोवियत यूनियन बना था। वॉज इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो सोवियत यूनियन है वो साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करते आ रही है और
कैपिटलिस्ट को अपोज करते आ रही है। जो अमेरिका जिस प्राइवेटिज्म को फॉलो करती है उसको सोवियत यूनियन शुरू से ही अपोज करते आ रही है। सबसे पहले जो एस्टैब्लिश हुआ था सोवियत यूनियन, इसमें जो स्टेट थे उसमें कोई भी पूर्ण कम्युनिज्म नहीं था। कम्युनिस्ट का मतलब है सब कुछ गवर्नमेंट का, फैक्ट्री भी गवर्नमेंट का, घर भी गवर्नमेंट का, हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट का। तो क्या लोगों का अपना कुछ नहीं था? लेकिन अमेरिका में जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उसमें लोगों का अपना घर भी होता था, वो फैक्ट्री भी बना सकते थे, वो अपनी शॉप भी खोल सकते थे। लेकिन सोवियत यूनियन में ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज अ प्योर सोशलिस्टिक वर्ल्ड। एक पहली फाउंडेशन रखी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो सोशलिस्टिक वर्ल्ड होगा उसमें सब कुछ इक्वालिटी से चलेगा। अब बात आती है कि इक्वालिटी से क्यों चलेगा जब सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो इसको कौन संभालता था? सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करते आ रही थी पिछले 70 साल से, और इसके अपोज में कोई भी पार्टी नहीं होती थी क्योंकि सोवियत यूनियन में ऐसा अलाउ नहीं था। जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया में मल्टी पार्टी है, यहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है, आम है, बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन सोवियत यूनियन में स्टेट इकोनॉमिक कंट्रोल थी जो सोवियत यूनियन को कंट्रोल करती थी। बात आती है कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है। इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है जिसमें आधे चीज पब्लिक सेक्टर का है और आधा चीज प्राइवेट सेक्टर का है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और साथ ही गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बहुत कुछ है। लेकिन सोवियत यूनियन में सब कुछ गवर्नमेंट का होता था। यहाँ तक बता दिया कि सोवियत यूनियन कैसा था। यहाँ पर स्टेट इकोनॉमी रूल करती थी और कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन पर रूल करती थी। और ये कब स्टैब्लिश हुआ? तो ये आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन 1917 में। 1980 की सेंचुरी में जो दो पावर थी हमारे वर्ल्ड में, वो दोनों ही एटॉमिक बम बनाने में इतनी खो चुकी थी कि उन्हें अपने इकोनॉमिक कंडीशन का भी ख्याल नहीं रहा, जिसके कारण सोवियत संघ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे खराब हो गया। इसी के कारण मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में खुलेपन की नीति को अपनाया। सोवियत यूनियन में शामिल देश खासकर बाल्टिक और ईस्ट यूरोप के जो देश थे वो सभी देश नाटो में शामिल होना चाहते थे। इसी कारण 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और यूनियन अब इस हालत में नहीं थी कि उनमें शामिल कंट्रीज को वह कंट्रोल कर सके। साथ ही इसकी इकोनॉमिकली कंडीशन भी बहुत ही खराब हो चुकी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोशलिस्ट बेस्ड कंट्री जो है अपने इकोनॉमिकली कंडीशन को डेवलप करने के लिए वह कैपिटलिज्म के तरफ अट्रैक्ट होने लगी। इसी कारण थेरेपी को अपनाया गया। अब बात आती है कि शॉक थेरेपी क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। रूस, मिडिल एशिया कंट्री और ईस्ट यूरोप की कंट्री जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी वह धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की ओर मूव करने लगी। अब शॉक थेरेपी के थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो है पूर्णतः असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। यह जो शॉक थेरेपी थी वो किसी कारणवश असफल रहा और जो रूस की जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर थी उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट हो गई। जो रूस की जो करेंसी थी रूबल, उसका जो मार्केट में जो वैल्यू था वो धीरे धीरे खत्म होते गया। थर्ड पॉइंट है समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट। जो भी समाज में जो भी पुरानी व्यवस्था थी वो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। उसके बाद है आर्थिक असमानता बढ़ी। लोगों में असंतोष की भावना जाग उठी जिसके कारण वहां आर्थिक असमानता होने लगी। इसी कारण माफिया वर्ग का उदय हो गया। और फिर जो लास्ट हमारा पॉइंट है कमजोर संसद व राष्ट्रपति के आर्थिक शक्तियां जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। फर्स्ट पॉइंट शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति।
जो CTO हमारा चल रहा था सोवियत संघ के विघटन के बाद वो खत्म हो जाता है। इसके बाद एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद सिर्फ पूरे दुनिया में एक ही शक्तिशाली देश रह जाता है और वो है अमेरिका। हथियारों की होड़ की समाप्ति। जब CTO चल रहा था तब दोनों ही देशों के बीच हथियार बनाने का कंपटीशन था। अब वो कंपटीशन भी खत्म हो जाता है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय। जब सोवियत का विघटन हो जाता है तो उसमें जो शामिल 15 देश है वो उभर के आते हैं। जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। इसके बाद सोवियत संघ का नाम खत्म हो जाता है और उसके बाद हम उसे रूस के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सोवियत संघ के नेता। जो सोवियत संघ के जो नेता थे पहले थे व्लादिमीर लेनिन। ये सोवियत संघ के फाउंडर थे। इन्होंने सोवियत संघ की स्थापना की। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जोसेफ स्टालिन और ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे। जो थर्ड हमारी प्रेसिडेंट रहती है वो है निकिता खुर्चेव। जो हमारी है वो है लियोनिड ब्रेजनेव। ये भी हमारी सोवियत संघ की प्रेसिडेंट रहती हैं। और जो फिफ्थ है मिखाइल गोर्बाचेव। ही इज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत संघ। मिखाइल गोर्बाचेव के कारण ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और उस टाइम ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद आते हैं बोरिस एल्त्सिन। ये जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। मतलब कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो है बोरिस एल्त्सिन। साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है और आज का क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।